हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 17 जून और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 जून 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं कल के करंट अफेयर का, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल क्योंकि संडे था तो उसके पहले हम लोग रिवीजन करेंगे शनिवार का। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश निकल करके आया था लग्जमबर्ग। भारत का स्थान इसमें 129वां था पर कैपिटा जीडीपी के मामले में। उत्तराखंड के कौसिया कुटोली का नाम बदलकर कैंचीधाम कर दिया गया है। अजीत डोभाल को उनके तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अभी क्रिकेटर आर अश्विन की आत्मकथा आई है, आई हैव द स्ट्रीट्स। इसको आर अश्विन और सिद्धार्थ मूंगा ने मिलकर लिखा है। रूस और बेलारूस के बीच में एक सामरिक परमाणु हथियारों का एक अभ्यास हुआ। इसका ये सेकंड स्टेज था, दूसरा चरण था। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुनुयर काथू मुनुयर कप्पोम योजना शुरू की है मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए। नाइट्रस ऑक्साइड के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा शुभारंभ किया और कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में विश्व बैंक के द्वारा जो कि जारी किया गया, इसमें विशाखापत्तनम पोर्ट भारत में सबसे ऊपर और दुनिया में 18वें स्थान पर रहा। मंगल ग्रह के क्रेटर्स का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के दो शहरों के नाम पर रखा गया। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस लास्ट डे के डेली करंट अफेयर से। और अब हम लोग बढ़ेंगे आज की करंट अफेयर की तरफ, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगी एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया? तो ग्लोबल विंड डे या वैश्विक पवन दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। 15 जून को दुनिया भर में पवन का, हवा का क्या महत्व है, इसको कैसे रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में यूज कर सकते हैं, इसके लिए खास तौर से ये मनाया जाता है। ठीक है ना, हवा का तो महत्व है ही, लेकिन हवा को रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं पवन चक्कियां लगा करके, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो 2007 से इसकी शुरुआत हुई है, तब से ये मनाया जा रहा है। दोस्तों ये भी एक अच्छा वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है। पहाड़ी इलाकों में काफी ज्यादा मात्रा में इसका यूज भी किया जाता है पवन चक्कियों का। भारत की अगर बात करें तो नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम लोग 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता विकसित कर लेंगे। अब नवीनीकरण यानी रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब यही होता है, उसमें आपका सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ऐसे जो एनर्जी के स्रोत हैं इनको विकसित किया जाए। और जिसे अक्षय ऊर्जा कहते हैं, मतलब कि इसमें कोई क्षय नहीं होता है, अक्षय है। ठीक है ना, अब सूर्य पा रहे हो, रोशनी पा रहे हो, उसमें क्या क्षय हो रहा है आपका? हवा आ रही है, हवा से एनर्जी बना रहे हो, उसमें क्या क्षय हो रहा है आपका? है ना, तो ये अक्षय ऊर्जा के स्रोत कहे जाते हैं। ऐसे में भारत 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा है उसको भी प्राप्त करने में आसानी होगी, क्योंकि ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम लोग जो एनर्जी यूज करते हैं वो सारी की सारी एनर्जी लगभग हम लोग की ऐसी एनर्जी का स्रोत हो जाएगा जो रिन्यूएबल एनर्जी टाइप की हो या जो कार्बन का एमिशन ना करने वाली एनर्जी हो। अब देखो यहाँ पर मैंने दो बातें बोली, दोनों में बहुत ही बारीक सा अंतर है। एक मैंने आपको बताया कि जो ना कार्बन एमिशन करने वाली या जीरो एमिशन करने वाली एनर्जी का स्रोत हो वो, और एक मैंने बात की आपसे रिन्यूएबल एनर्जी। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखो अब अगर हम लोग केवल रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, अक्षय ऊर्जा की बात करें, तो उसमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी ये सब आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग ये बात करें कि जिसमें जीरो कार्बन एमिशन वाली एनर्जी हो, तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चीजें भी जोड़ सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी, जैसे आप जो देखो ई रिक्शा वगैरह चलता है, ई कारें आ रही हैं, इलेक्ट्रिक से चलने वाली कारें आ रही हैं, तो उसमें भी कोई कार्बन का एमिशन तो नहीं होता है, लेकिन वो अक्षय ऊर्जा वाला नहीं है। उसमें बैटरी लगती है, बैटरी में ऊर्जा खपत होती है, तब वो एनर्जी होती है, लेकिन उससे कार्बन का एमिशन नहीं होता है। तो हम लोग 2070 तक जितने भी एनर्जी के सोर्सेज यूज करेंगे वो या तो रिन्यूएबल एनर्जी होगा या तो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा। बात समझ में आई? चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर जून महीने के अभी तक आए हुए महत्वपूर्ण दिवस है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस और विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 8 जून को ही विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया गया, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून को
विश्व रक्तदाता दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 15 जून को वैश्विक पवन दिवस। अगला, हाल ही में किसने सफलतापूर्वक एआई टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों डॉक्टर शिवानी वर्मा ने एक एआई टूल विकसित किया है, इनकी कंपनी ने, दिव्य दृष्टि नाम है। ये दिव्य दृष्टि जो एआई टूल है, ये बेसिकली फेस रिकॉग्नाइजेशन टूल है। ये फेस ऑथेंटिकेशन में काम आएगा और चेहरा पहचानना एआई के माध्यम से आगे आने वाले टाइम पर बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी होने जा रहा है। क्योंकि आप जैसे आप एग्जाम सेंटर पे एग्जाम वगैरह भी देने जाते हो, तो आजकल बायोमेट्रिक होता है, रेटिना जांच होती है। यहाँ पर फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक जब आने वाले समय में आ जाएगी और ज्यादा ऑथेंटिक तरीके से हो जाएगा। ऐसा मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, बहुत जगहों पर इसको यूज कर सकते हैं। एयरपोर्ट्स पर अपराधियों को ढूंढने में, अपराधियों को रिकॉग्नाइज करने में, बहुत सारी जगहों पर इसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें एक अद्वितीय अद्भुत तरीके का इन्होंने एक टूल विकसित किया है, दिव्य दृष्टि नाम है इसका। इनकी कंपनी का नाम है इंजीनियर्स रिसर्च सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। डॉक्टर शिवानी वर्मा एक महिला उद्यमी है और इनका जो स्टार्टअप है इसने ये विकसित किया है। क्लियर है? आगे यहाँ पर कुछ और एआई टूल हैं जो पिछले दिनों में चर्चे में आए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। देखो आज ना रिवीजन का बहुत ज्यादा पेज लिया गया है, तो ऐसा कभी कभी होता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिवीजन के पॉइंट्स मिल जाते हैं, कभी कभी कुछ नहीं मिलता है। तो आज वो दिन है जब आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एआई टूल दिव्य दृष्टि डॉक्टर शिवानी वर्मा और उनकी कंपनी ने विकसित किया। एआई क्रिस और एआई भूमि, ये एंकर लॉन्च किया गया डीडी किसान के द्वारा, याद होगा आपको बताया था मैंने, और इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाएगा आपसे ये। एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट चैट जीपीटी और माइक्रोसॉफ्ट मिलकर बना रहे हैं। इराह नाम का एआई फिल्म मुंबई में लॉन्च की गई। डेविन नाम का एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये कॉग्निशन के द्वारा बनाया गया। एआई गेमर सीमा, ये गूगल डीप माइंड ने बनाया है। नीव क्लाउड ने देश का पहला एआई सुपर क्लाउड लॉन्च किया। एआई शिक्षक आइरिस केरल में लॉन्च किया गया। केरल के कक्षा 7 के सिलेबस में भी एआई को शामिल किया गया है। एआई जिनी, ये गूगल ने लॉन्च किया है। एआई न्यूज एंकर लिसा ओडिया टीवी ने लॉन्च किया। और सना को इंडिया टुडे ने लॉन्च किया है। इंडिया टुडे ने लॉन्च किया है, याद रखना, इसने अभी ग्लोबल एंकर अवार्ड जीता था, याद होगा। आगे, भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित हुआ दोस्तों नई दिल्ली में। भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन नई दिल्ली में 13 और 14 जून को 2 दिवसीय ये कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया। इसमें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के, बांग्लादेश के, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मोजाम्बिक, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, सेशल्स और तंजानिया सहित कई जो IORA के सदस्य हैं वो सभी इसमें शामिल हुए थे। IORA का मतलब इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, यानी हिंद महासागर का रिम एसोसिएशन। तो ये IORA का क्रूज पर्यटन सम्मेलन था। ठीक है, ये एक अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 22 सदस्य देश हैं, 10 संवाद भागीदार थे। ओके, तो इसमें होता क्या है, बेसिकली हिंद महासागर के क्षेत्र में कैसे सबको मिलजुल करके रहना है, क्या नियम कानून होंगे, किस प्रकार से व्यापार को बढ़ाया जा सकता है और सतत विकास को मजबूत करना है, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है, इन सब पर बातचीत होती है। यहाँ पर कुछ और आयोजन और सम्मेलन है, इनका रिवीजन कर लीजिए। जैसे G7 समिट अभी हुई इटली में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है G7 समिट, पीएम मोदी को भी इन्वाइट किया गया था। कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन फिक्की के द्वारा आयोजित किया गया। इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन नेपाल में हुआ। परावर्तन चिंतन नई दिल्ली में हुआ। और विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन UAE में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट है ये, इसके अलावा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, इसके अलावा वर्ल्ड पुलिस समिट, ये तीनों ही यहीं पर हुआ। विश्व सरकार और विश्व पुलिस संगठन भी सम्मेलन भी। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन बेल्जियम में हुआ। तीसरा शिखर सम्मेलन लोकतंत्र का दक्षिण कोरिया में हुआ। अगला, कंतार ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट में TCS के स्थान पर। अभी कंतार की एक रिपोर्ट आई हुई है, इसे कैंटर या कंतार जो भी पढ़ो आप, तो कंतार की मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स की रिपोर्ट आई है। इसमें टॉप 100 में 5 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। इसमें TCS भारत की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी या कहें मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड के रूप में स्थापित हुआ है, या कहें कि आया है रैंकिंग में। 46वां इसका स्थान है ओवरऑल में, ठीक है ना। तो 46वें स्थान पर TCS है। अच्छा, 47वें पर HDFC है, तो HDFC और TCS बिल्कुल बगल बगल में ही है, ये दोनों ही भारतीय ब्रांड हैं।
मतलब अगर टॉप 3 इंडियन ब्रांड्स की बात करें तो 46 पर टीसीएस, 47 पर एचडीएफसी और 74 पर इन्फोसिस है। और अगर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड्स की बात करें तो एप्पल टॉप पर है, गूगल सेकंड पर है, माइक्रोसॉफ्ट थर्ड पर है। अब देखो, कुछ दिन पहले मैंने एक और रिपोर्ट आपको बताई थी जो सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू वाली कंपनियों की लिस्ट थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट टॉप पर है। माइक्रोसॉफ्ट टॉप पर है सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू के नाम पर, और सेकंड पर एनवीडिया पहुंच गई थी एप्पल को पीछे कर एप्पल तीसरे स्थान पर पहुंच गई थी। यहां पर सिनेरियो कुछ उल्टा है, यहाँ पर एप्पल टॉप पर है, गूगल सेकंड पर है, माइक्रोसॉफ्ट थर्ड पर है। और यहाँ पर देखो, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पे है भारत में, और सेकंड पर टीसीएस है। यहाँ पर देखो, टीसीएस भारत में टॉप पर है और रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम भी नहीं। तो ऐसे में यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि अलग अलग जब रिपोर्ट जारी करता होते हैं तो उनकी अलग रिसर्च होती है, अलग उनके पैमाने होते हैं, इसलिए उनकी रैंकिंग में अलग अलग कंपनियों को अलग अलग स्थान मिलता है। हाल ही में किसके द्वारा लिखी पुस्तक ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल का विमोचन किया गया? तो इस पुस्तक को लिखा है अल्पना किलावाला ने। अल्पना किलावाला जो हैं ये आरबीआई के कर्मचारी हैं और आरबीआई की वरिष्ठ कम्युनिकेशन अधिकारी रही हैं, संचार अधिकारी रही हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस इस बुक में दिया हुआ है। इस बुक में इन्होंने अपने 25 सालों के यहाँ पर आरबीआई में कार्यकाल का अनुभव यहाँ शेयर किया है। इन्होंने इस पुस्तक में, जो कि है पूरा नाम जिसका है ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल एंड इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक, इस पुस्तक का पूरा नाम है ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल एंड इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक। इसमें इन्होंने बताया है कि इनके टाइम पर कई ऐसी चुनौतियां आई जो आरबीआई को लेकर के मतलब काफी चैलेंजिंग था। जैसे हर्षद मेहता घोटाला हुआ 1992 में, हर्षद मेहता स्कैम जब हुआ था उस टाइम पर आरबीआई को लेकर के काफी ज्यादा सवाल उठे थे, आरबीआई के एक्शन को लेकर के। 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ। आप जानते हो कि 1991-92 में जब एलपीजी लाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो इसके बाद आरबीआई का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उस टाइम पर। तो बहुत ऐसे ऐसे चैलेंजेस आए जो इन्होंने अपनी इस पुस्तक में लिखे हुए हैं, अल्पना किलावाला ने। अब ये पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पिछले दिनों में जो पुस्तकें आई हैं उनका रिवीजन करेंगे। अभी आई हैव द स्ट्रीट नाम की पुस्तक आर अश्विन और सिद्धार्थ मुंगा ने लिखी। आर अश्विन की आत्मकथा है। द विनर्स माइंडसेट शेन वाटसन ने लिखा है। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा पीएस श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है। जस्ट ए मर्सनरी दुब्बुरी सुब्बाराव ने लिखा है। नाइफ सलमान रुश्दी की पुस्तक है। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने लिखा है। आई कैन कोच सिद्धार्थ राजशेखर की पुस्तक है। अगला, हाल ही में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं श्रुति वोरा। श्रुति वोरा की एज जानते हो आप कितनी है? इनकी एज है 53 ईयर। 53 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये घुड़सवारी की प्रतियोगिता जीती हुई है। स्लोवेनिया के लिपिका में अभी ये आयोजित किया गया एफईआई का ड्रेसेज विश्व कप, तो इसमें इन्होंने जीत हासिल की है। ये विजेता हैं 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट की। इससे पहले ये ड्रेसेज वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में, गुआंगझोन के चीन एशियाई खेलों में 2010 में जो हुआ था, इसके अलावा इंचियोन में दक्षिण कोरिया के 2014 के एशियाई गेम्स में, इन सब में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। हालांकि कोई मेडल नहीं आया था, लेकिन ये वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। अगला, हाल ही में जारी नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार घरों की कीमतों की वृद्धि के मामले में दुनिया में मुंबई किस स्थान पर है? तो इसमें मुंबई है दोस्तों तीसरे स्थान पर। दुनिया में सबसे तेजी से घरों के दाम की जो वृद्धि हो रही है, वैल्यू की बढ़ रही है, इसमें मुंबई तीसरे स्थान पर है। नाइट फ्रैंक ने ये रिसर्च करके बताया है कि लग्जरी होम प्राइसेस मुंबई में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं। मुंबई दुनिया में तीसरे स्थान पर है, तो वहीं दिल्ली दुनिया में 5वें स्थान पर है सबसे तेजी से बढ़ते हुए घरों की कीमतों के मामले में। मनीला फिलीपींस सबसे ऊपर है, टॉप पर। सेकंड पर टोक्यो है जापान। मुंबई तीसरे स्थान पर और चौथे पर नई दिल्ली है। ध्यान रहे, यहाँ घरों की कीमतों में तेजी से वृद्धि के मामले में ये रैंकिंग जारी की गई। जारीकर्ता कौन है? नाइट फ्रैंक। इसमें इस साल के जनवरी से मार्च के दौरान रिसर्च करके, सर्वे करके, इस दौरान जो कीमतों में वृद्धि हुई है कितने परसेंट को लेकर के, इस पर रैंकिंग जारी की गई है। अगला, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में सिरिल रामाफोसा को पुनः चुना गया। ये इनका कौन-सावां कार्यकाल होगा? तो ये इनका दूसरा कार्यकाल होगा। सिरिल रामाफोसा एक बार फिर से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए हैं और
अब ये अपना कार्यकाल अगला शुरू करेंगे। अभी वहां के संसद में जब वोटिंग हुई तो 283 मत इनके पक्ष में गिरे, जबकि इनके जो विपक्ष में रहे जूलियस मालेमा, उनको सिर्फ 44 वोट ही मिले। तो उनके चुनाव की घोषणा 7वीं संसद की नेशनल असेंबली की पहले ही बैठक में कर लिया गया। अच्छा, अब दक्षिण अफ्रीका आया है, तो इसको चलिए देखते हैं मैप में है कहां पर। चलिए वर्ल्ड मैप में अगर आप देखेंगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आपको आना है पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो ये रहा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब इसमें दक्षिण अफ्रीका का मतलब बिल्कुल दक्षिणतम आ जाओ छोर पर, तो दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर है, बिल्कुल दक्षिण में, साउथ में है साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी होती है, ध्यान रखना इसकी 3 राजधानी है। एक है प्रिटोरिया, एक है ब्लोम फाउंटेन, एक है केप टाउन। तो 3 राजधानियां इसकी हैं। प्रिटोरिया इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, केप टाउन इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और ब्लोम फाउंटेन जो है ये इसकी जुडिशियल कैपिटल है। फिर से, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव और ब्लोम फाउंटेन जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, केप टाउन। ठीक है, 3 राजधानियां इसकी है, ये बात ध्यान रखना। और अगर इसकी मुद्रा की बात करें तो साउथ अफ्रीकन रैंड ये इसकी मुद्रा होती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खीर भवानी महोत्सव आयोजित किया गया? तो दोस्तों खीर भवानी मेला बहुत ही प्रसिद्ध ये मेला और महोत्सव होता है, जम्मू कश्मीर में प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में यह आयोजित किया गया, कश्मीरी पंडितों के द्वारा ये एक प्रमुख त्योहार के रूप में, प्रमुख महोत्सव के रूप में वहां पर आयोजित किया जाता है। खीर भवानी वहां टेम्पल है एक, और उस टेम्पल में ज्येष्ठ अष्टमी के टाइम पर वार्षिक रूप से मनाया जाता है। तो मतलब ज्येष्ठ माह जो होता है हिंदी कैलेंडर का, तो उसमें अष्टमी का जो दिन होता है उस दौरान यहाँ पर आयोजित होता है खीर भवानी मेला, खीर भवानी मंदिर में। तो 14 जून को इस बार पड़ा था, कश्मीर घाटी के गंदरबल जिले में आयोजित किया गया। यहाँ पर चिनार के पेड़ों के बीच में खीर भवानी मंदिर स्थित है, और यहीं पर एक प्राकृतिक झील भी है। ऐसा कहा जाता है कि 1990 के टाइम पर यह झील का पानी ब्लैक हो गया था, और इस वजह से वहां पर आतंकवाद की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आप जानते हो 1990-91 के आसपास कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया था, और बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं हुई थी। तो खीर भवानी मंदिर जो है कश्मीर के हिंदू मुस्लिम भाईचारे का भी प्रतीक माना जाता है, लेकिन आतंकवादियों का नहीं। आगे यहाँ पर कुछ और महोत्सव मेले हैं, जैसे सागा दावा उत्सव सिक्किम में, राजसी चिथराई महोत्सव केरल में आयोजित हुआ, 34वां खेलंग महोत्सव मेघालय में हुआ, त्रिशूर पूरम केरल में हुआ, गणगौर उत्सव राजस्थान में हुआ। ठीक है, ये रिसेंट में हुए महोत्सव है। चलिए जल्द ही आपको दोस्तों अब टॉपिक वाइज वीडियोस मैं प्रोवाइड करूंगा, जल्द ही मैं पहुंचने वाला हूं स्टूडियो, और वहां से आपको टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए, हाल ही में साहित्य अकादमी के कितने लेखकों को 2024 के युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकादमी के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई 2 क्षेत्रों में, एक तो युवा पुरस्कार और एक बाल साहित्य पुरस्कार। तो 2024 के लिए युवा पुरस्कार से 23 लोगों को, 23 युवाओं को सम्मानित किया गया है साहित्य अकादमी के द्वारा। यहां पर आप देख सकते हो, साहित्य अकादमी अनाउंस युवा पुरस्कार एंड बाल साहित्य पुरस्कार विनर्स फॉर 2024। तो बाल साहित्य पुरस्कार विजेता 24 हैं, युवा पुरस्कार विजेता 23 हैं। अब इन पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को आगे चल करके इनको 50,000 रुपए का चेक, एक तांबे की पट्टिका और एक कास्केट दिया जाएगा। अभी अनाउंस किया गया है, आगे चल करके एक समारोह कोई आयोजित करके दिया जाएगा इनको। साहित्य अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष हैं इसके माधव कौशिक। क्लियर, तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो दिल से लाइक जरूर कर देना, और चैनल अगर आप देख रहे हो वीडियो लगातार और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो दोस्त सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। आने वाले समय में आपके बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, ऐसे में हम लोग पूरा जोर शोर से लगने वाले हैं आपको अच्छे से अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने में। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए अच्छे तरीके से। अगर अभी तक नहीं जुटे हुए तो रफ्तार तेज कर दो। अगर आपको रेलवे का सामान्य विज्ञान का ये ई बुक चाहिए तो ये आप ले सकते हो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। क्यूआर कोड आपको भेजा जाएगा, उस क्यूआर कोड पर आपको 75 रेट्स पे करना है और ये ई बुक आपकी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था कि मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना जो आई थी, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड की डिग्री में नामांकित छात्रों को कितने रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे? तो 2,500 रुपए दिए जाएंगे। और कौन सा रक्त ग्रुप, ब्लड ग्रुप वाला सर्वदाता कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। तो ग्रुप ओ का सर्वग्राही AB वाला होता है। आज आपको क्या बताना है?
आज आपको बताना है हास्य गैस के रूप में किसे जानते हैं, तो आप कमेंट करके बताइए। इसके अलावा विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी की सूची में भारत किस स्थान पर है। आज की भी वीडियो ध्यान से देखे होगे तब भी आंसर कर लोगे, कल की वीडियो देखे होगे तो आंसर तो कर ही लोगे। इस वीडियो की पीडीएफ और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिलेगी, टेलीग्राम से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।